आपका स्वागत है पी सैमसंग के क्लास में। तो आज हम भाई एक्सरसाइज 4.2 के बेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इस नए लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 4.2 में जो पढ़ते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। तो देखो जो एक्सरसाइज 4.3 है वो आपके त्रिभुज के ऊपर है, यानी जो जैसे अगर मान लो एक त्रिभुज लूंगा, ठीक, देखो ए बी सी, ठीक, इसके शीर्ष ले लिए ए बी सी, एक त्रिभुज है। तो इसके क्षेत्रफल को सांड के रूप में कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसके पैटर्न पर है, उसी पर आधारित है एक्सरसाइज 4.3 पर। लेकिन आपने 10th में जो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति उस पर पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम। आपने पढ़ा होगा 1/2, यहाँ पर x1 ये होता है आपका, ये by 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका x2, फिर होता था by3 - y1, फिर आपका x3, फिर होता है भाई ये आपने पढ़ा है। पर लेकिन यहाँ पर भाई इसी देखो इसी पैटर्न पर सांड के रूप में ये कोई फॉर्मूला हमारे सामने रख दिया डिटरमिनेंट की सहायता से कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस उसको आपको याद रखना है। इसमें सिंपल एक ही लॉजिक है, वो एक फॉर्मूला है, त्रिभुज एंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उसी को आपको बस समझना है और ध्यान से लर्न कर लेना है, जिससे आपको सारी एक्स जो प्रश्नावली है ना वो एकदम आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, क्या है फॉर्मूला। तो देखो ऐसे आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं इसी का लिखना चाहूँ इसका, ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो शीर्ष दे दिए कोई भी एबीसी दिया हुआ, देखो उसका क्षेत्रफल आपको कैसे लिखना है, 1/2 लेना है, देखो 1/2 लेना है, ठीक। यहाँ पर आपको करना है भाई x1, यहाँ पर x2, x3, यहाँ पर आपको करना y1, y2, y3, यहाँ पर करना 1 1 1, कोई दिक्कत हो आपको नहीं है ना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये फॉर्मूला है। इस पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला भाई चलने वाला है, ठीक। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, ठीक। तो देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई के लिए कुछ कंडीशन भी है, ठीक है, उन कंडीशनों को आपको ध्यान से समझना है, क्या कौन कौन सी कंडीशन है। कंडीशनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो त्रिभुज की हैं। देखो पहली कंडीशन त्रिभुज की क्या है, पहली कंडीशन त्रिभुज की है कि आपको, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये है, ठीक, ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, अगर कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा तो इसकी राशि कैसी होगी, इसकी जो मान होगा इसका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा ना भाई। अगर इसको मैं कहीं पर रखूंगा तो कुछ स्थान घेरेगी और कुछ स्थान घेरेगी तो इसका मान होगा, और मान कैसा होगा, पॉजिटिव। अब ऐसे ही भाई त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका भाई कुछ ना कुछ तो हिस्सा वो त्रिभुज के आकार में घेर रही हो गई, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब जब हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी। अब बताओ अगर वो कोई स्थान ना घेरे तो उसका मान नेगेटिव हो सकता है। अगर भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अगर कोई भी स्थान नहीं घेरे तो उसका मान नेगेटिव हो सकता है ना। पर लेकिन ऐसा नहीं है, त्रिभुज भाई कोई स्थान घेरेगा उसी का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे अगर इसको घेरा है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा तभी मैं इसका क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा। ऐसे ही त्रिभुज की जो वैल्यू होती है वो कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, उसी स्थान की हम वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर इसका मान नेगेटिव होता त्रिभुज का तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर माइनस में जाएगा मान तो इसका कोई क्षेत्रफल ही नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक मान मिलेगा आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ये समझ लो कि इसका निरपेक्ष मान होता है, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसका। पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज एक धनात्मक राशि मिलेगी आपको, धनात्मक राशि होती है, ठीक, जिसका हम निरपेक्ष मान लेते हैं, जिसका हम निरपेक्ष मान लेते हैं। निरपेक्ष मान का मतलब जैसे अगर मान लो भाई आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक, जैसे ये त्रिभुज है आपके पास, अगर इसकी वैल्यू मान लो k निकली, ठीक, तो यहाँ पर आपको इस वैल्यू k को लेना है, ना तो देखो प्लस के साथ k को लेना है ना माइनस k के साथ लेना है, बस ओनली निरपेक्ष लेना है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, जैसे k, ठीक। अब देखो नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट की ओर मैं बात करूं, अगर ऐसा हो भाई यहाँ पर क्या है कि जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मान कैसा लेंगे, निरपेक्ष। पर लेकिन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया हो, ठीक, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया हो तो हमें कोई पॉइंट डिफाइन करना है, तब वैल्यू कैसे लेंगे, तो तब वैल्यू भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो पॉइंट होगा ना वो नेगेटिव भी मिल सकता है आपको, पॉजिटिव भी मिल सकता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको निरपेक्ष मिलेगा, पर लेकिन जो पॉइंट होगा ना वो तो भाई
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप प्लस एक्स भी जा सकते हैं, माइनस एक्स भी जा सकते हैं, प्लस वाई भी, माइनस वाई भी, प्लस जेड, माइनस जेड। तो वैल्यू आप कैसे ले सकते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं क्लियर हो तो देखो ऐसे ही। तो देखो जैसे अगर भाई मैं देखो ये आपके पास कोई भी त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का भी होता है तो मैंने आपको फॉर्मूला उसी पैटर्न पर है। इसका क्षेत्रफल मान लो ये है, ठीक। अब देखो इसका क्षेत्रफल ये है। अब यहाँ से आपको इस पॉइंट को डिफाइन करना है, इसको, इस एक्स को, एक्स पे आपको मान निकालना है। तो देखो ये आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना निकल कर आ रहा है, ठीक। अब देखो आपको इस पॉइंट को निकालना है और इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप वैल्यू इस दोनों ले सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, ठीक। जैसे अगर आप कोई त्रिभुज क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है, ठीक, जो के है, मैंने मान लिया इसका क्षेत्रफल के है हमारे पास, तो अब वो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इस पॉइंट को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो देखो भाई ये पॉइंट दूसरा, देखो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो मान निकालने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान ले सकते हैं हम, ठीक है। या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि किसी का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का, तो हम उसके पॉइंटों का मान ज्ञात करने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों को ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि तीन संरेख बिंदुओं का क्षेत्रफल शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि देखो जैसे आपके पास भाई 3 पॉइंट है त्रिभुज क्षेत्रफल में, अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, ठीक, संरेख है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ हो, वहां पर कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक। बस इन 3 पॉइंटों का याद रखना, पूरी एक्सरसाइज एकदम आसान हो जाएगी। तो ये पॉइंट को भी याद रखना कि 3 संरेख बिंदुओं का क्षेत्रफल शून्य होता है, ठीक। अब देखो हम एग्जाम्पल नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो एग्जाम्पल नंबर 17 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं। आपके पास शीर्ष दिए हुए, ठीक है, मान लिया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, देखो मान लिया हमने कि ए बराबर हमारे पास शीर्ष ए बराबर, ठीक, शीर्ष ए बराबर हमारे पास जो बिंदु दिया हुआ कितना है 3,8, बी बराबर कितना है -4,2, सी बराबर कितना भाई 5,1। ये हमारे पास बिंदु हैं। अब देखो अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के जो सिंपल फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, यहाँ पर आपको x1, यहाँ पर आपको x2, यहाँ पर x3, ये आपका y1, ये आपका y2, ये y3, ये 1 1 1, ठीक। अब देखो ये रहे आपके पॉइंट, तो इसमें क्या भाई, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये आपका x2 हो गया भाई, ये y2 हो गया, ठीक, सिंपल है ना। ये आपका देखो x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया। यहाँ पर अब वैल्यू रख दो, आप वैल्यू रख दो भाई, देखो वैल्यू रखोगे आप, x1 कितना है 3, x2 कितना है -4, x3 कितना है, ये आपका देखो x3 कितना 5, अब y1 8, y2 2, y3 1, ये 1 1 1। अब देखो वैल्यू निकाल दो, और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सारणी को कैसे हम सोल्व करते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल। मैं बता चुका हूँ कैसे हल करते हैं। अब देखो आपको हल करने का 2 मिनट यहाँ से आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इसका प्रसार कर दो, या देखो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 2 0 हो जाएंगे, आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसको भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट प्रसार कर दो, ठीक, डायरेक्ट प्रसार कर दो, कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं। देखो 1/2 हम देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं, C3 को पकड़ रहे हैं, ठीक, C3 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं। तो देखो इस एलिमेंट को पकड़ेंगे पहले 1 को, तो 1 को पकड़ेंगे, देखो ये इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा, इसका मतलब इससे होगा -4 का 1 से होगा -4, 5 का इससे होगा -10, क्योंकि यहाँ से हम मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक। अब इस पर जाएंगे, और देखो साइन का भी आपको याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस, प्लस आता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस होता है, ये प्लस माइनस, ये कैसा होता है माइनस, ये -1 कर दिया, ठीक। अब देखो जब इसको करेंगे हम भाई, तो आपको पता होगा ये कैंसिल इसके सामने वाला और ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखो इसका मल्टीप्लाई से होगा 3, इसका इससे होगा माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक, 3 और ये 40। अब देखो इसका नंबर है +1, तो प्लस होता है ये, ठीक। अब देखो 1, ये कैंसिल, इसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इस पॉइंट से होगा, ये कितना हो जाएगा 6, इसका इससे होगा प्लस का 32,
देखो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा माइनस का, ये 32 आएगा और माइनस यहाँ साइन आता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे भाई हम, देखो 1/2 यहाँ से देखो कितना, यहाँ से कितना निकलेगा माइनस का 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से कितना बचा माइनस का 37 बचा और माइनस का 37 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो प्लस का 37 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया 38 और 38 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, अब आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो 1/2, देखो इसमें से माइनस करेंगे भाई, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से आपका 23 बच जाएगा, 23 में इसको आप ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो 1 और ये 6। ठीक, यहाँ तक कितना निकलेगा इतना आपका आंसर हो जाएगा। वो दिक्कत बताओ, देखो ओनली इस पैटर्न पर, इसको जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना इस पर ही हम चले, ये तो आपको सोल्व करना मैंने पहले बता दिया है, और इससे सोल्व किया, ये आपका आंसर आ गया एग्जांपल नंबर 17 का। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 18 को। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है, सांडकों का प्रयोग करके ए और बी, ठीक, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक है आपका, फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि और के का मान ज्ञात कीजिए यदि के इतने इतने का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। देखो इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सांडकों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, त्रिभुज में कितने भाई आपके पास जो बिंदु होते हैं कितने होते हैं, शीर्ष 3 होते हैं ना, कितने शीर्ष है हमारे पास 2। अब क्वेश्चन ये और क्या है, देखो कि प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा, ए मान लो ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है, तो इनको क्या कर रहा है वो जोड़ने वाली रेखा। भाई दोनों को जोड़ने का मतलब क्या, मिलाने वाली रेखा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखो जो बिंदु भाई होगा, तीसरा बिंदु होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 शीर्ष होते हैं ना, जो तीसरा जो पॉइंट होने वाला है वो कहाँ पर होगा, ए बी रेखा को क्या कर रहा है वो जोड़ रहा है, तो इसका मतलब मान लो हमने यहाँ पर है वो, भाई अगर वो जोड़ने का काम करेगा इसका मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा उनके एकदम उसमें होगा ना, एक ही रेखा में होंगे तीनों बिंदु। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा। अब देखो ए और बी को जोड़ने का काम तभी तो करेगा जब इसके बीच में होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए और बी को कब जोड़ सकता है, ए पॉइंट यहाँ पॉइंट, ऐसे ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, इनके बीच में होगा, दोनों को वो जोड़ पाएगा। ठीक, तो देखो ए और बी को जोड़ने पर ये पॉइंट, अब देखो इस पॉइंट को मैंने मान लिया है, कहां पर मान लिया कि ए बी, यहाँ रेखा ए बी पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर है कि यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो सकता है, तब भी तो ये दो जोड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पर मान लिया, मैंने बस मान लिया है कि माना बिंदु P ए बी रेखा पर, ठीक, ए बी रेखा पर स्थित है। ठीक, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कहीं भी होगा, पर लेकिन होगा वो उसकी ही सीध में होगा, एकदम ए बी रेखा की सीध में होगा, तभी तो उनको जोड़ पाएगा। ठीक, अब एक बताइए मुझे, अगर पॉइंट चलो मैंने यहाँ पर माना है जो P है, बिंदु P ए बी पर स्थित है, जो वो ए और बी की एक संरेख हो गई ना, ये कैसे हो गए, संरेख हो गई ये, क्योंकि ए बी पर जो रेखा पर जो पॉइंट है P वो उनकी सीध में है। सीध का मतलब ये देखो एकदम संरेख हो गई, संरेख का मतलब है एक ही रेखा पर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, तो उनको हम संरेख कहते हैं। तो देखो जो पॉइंट P है वो भी तो ए पॉइंट है, B और B तीनों एक ही रेखा पर है, तो हम क्या कह सकते हैं, संरेख है, संरेख है ना। अब ठीक, संरेख है। अब देखो संरेख के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि संरेख के लिए क्या होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस बराबर होता है, 0 बराबर होता है। अब देखो जो पॉइंट हमने P माना है ना, इसके निशान मान लो x, y मान लिया मैंने, ठीक, या इस पर x कोई बिंदु होगा और y कोई बिंदु होगा, पर लेकिन b और a के उसने दिए हैं, कितने कितने दिए हैं कि b पर तो कह रहा है वो 0,0, a पर कह रहा है 1,3, p पर मैंने मान लिया कि x, y होगा, ठीक, p पर क्या होगा, कोई बिंदु x होगा, कोई बिंदु y होगा। ठीक, अब देखो क्या कंडीशन है, संरेख, हम जानते हैं संरेख होने के लिए और संरेख होने के लिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AAPB किस बराबर होगा, 0 के। क्यों होगा, क्योंकि जब हमने जो बिंदु P लिया है ना वो AB रेखा की ही रेखा पर लिया है, AB रेखा जो AB रेखा है उसी पर लिया है।
तो उसी पर लिया तो इसका मतलब वो तीनों के एक संदेह हो गए। और संदेह के लिए हम कंडीशन जानते हैं, संदेह के लिए कंडीशन होती है कि जो ट्रायंगल होगा उनका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो क्या कर दिया, 0 के बराबर हो गया। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालते हैं, सारणी के रूप में 1/2। अब देखो 1 x ये कितना हो जाएगा 0। ठीक, x1 ये आपका x2 ये x3 हो गया ना सिंपल, y1 y2 y3। अब ये 1 1 किसके बराबर 0 के। अब तो 1/2 को इसके डिवाइड में मिल दो, किसके डिवाइड में 0 के में, तो कितना हो जाएगा 1x0 3y0 1 1 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका क्या कर दो आप, प्रसार कर दो भाई, प्रसार करना है। अब देखो इसका अगर मैं प्रसार करूंगा, ध्यान समझना, देखो प्रसार आप किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, R1 R2 R3 और C1 C2 C3 तीन 6 होते हैं आपके पास, 6 में से किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर सकते हैं आप। और देखो हम सिंपल की तरफ जाते हैं, अगर तो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा तो 2 2 0 आपस में ही हो जाएंगे, यानी इनमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों अपने आप ही 0 हो जाएंगे। एक के रेस्पेक्ट में प्रसार कर सकते हैं, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करना है, इसमें R3 के रेस्पेक्ट में, तो R3 के रेस्पेक्ट में प्रसार करना है, R3 के रेस्पेक्ट में प्रसार करने पर तो देखो भाई, देखो इस 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैंसिल, तो 0 सभी को 0 कर देगा ना, क्या कर देगा 0। और देखो ये वाला 0 सभी को 0 कर देगी, इसको भी मत देखो ये 1। अब देखो इस रेस्पेक्ट में 1, तो ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, बाई का सिंबल देगा, बाई का 1 से होगा कितना हो जाएगा बाई। फिर देखो 3 का किससे होगा x से होगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 हो गया ना, बाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। तो यही भाई आपको पूछा था उसने कि उस रेखा का क्या समीकरण होगा, रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक, अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या पूछा हमसे, तो सेकंड में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, और k का मान ज्ञात कीजिए यदि d k, 0 इस प्रकार है कि ट्रायंगल ऑफ AD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे दिया है। अब देखो इसमें सारी कंडीशन जो मैंने बताई थी आपको, क्या क्या कंडीशन होती है वो सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि संदेह वाली कंडीशन आई गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो। एक बचा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे मान निकालने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, वो कंडीशन इसमें हो जाएगी क्लियर। तो देखो भाई, ठीक, पहले देखो ए आपके पास कितना है 1,3, बी कितना आपके पास 0,0, और देखो डी कितना आपके पास 1,0। इसका ट्रायंगल कितना दिया हुआ आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना दिया हुआ इसका 3 वर्ग इकाई, ये तो दिया भाई ABD, इसका क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग इकाई। अब देखना ध्यान से यहाँ पर क्या करना है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस सांड की भाई वैल्यू तो निकालनी है, तो क्या करना है मुझे, इस सांड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो किसी के इसके का मान याद करना ना, तो मैंने आपको बताया किसी पॉइंट का अगर आपको वैल्यू निकालनी है तब सांड का मान तब हम क्षेत्रफल का मान नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का पैटर्न जानते हैं 1/2, तो इसका वैल्यू हम कैसे लेंगे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों वैल्यू ली जाएंगी। ठीक, अब देखो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2, देखो y1 y2 y3 x1 ये x2 आपका ये x3 है। ठीक, तो कितना है वो आपका 0 1 1 1, ये आपका कितना है प्लस माइनस 3। ठीक, देखो 1/2 को इधर भेज दो आप, 1/2 को इधर भेज दो, यहाँ पे 1 0 के ये 3 0 0 1 1 1 कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप इसे भाई क्या कर दो सॉल्व कर दो, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, इसके में कर दो, किसी में कर दो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो। अब देखो हम प्रसार करते हैं इसका, तो मैं देखो इसके R1 के रेस्पेक्ट में आपको प्रैक्टिस भी होगी अच्छी, तो इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। देखो 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैंसिल इसको कैसे होगा 0 माइनस 0 हो जाएगा 0 0। ठीक, देखो ये कितना है आपका -3, देखो ये प्लस होता है माइनस से प्लस, साइन बताया था मैंने आपको बेसिक में। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, इसका मतलब ऐसे होगा 0 माइनस के। अब 1 को पकड़ो भाई, ये ऐसे पकड़ेंगे, ये 0 ये भी 0, तो 0 माइनस 0 कितना है प्लस माइनस 6। देखो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब बचा क्या इतना माइनस का 3 × -k इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखो यहाँ से आप एक तो प्लस का 6 प्लस ले लो और एक साइड में माइनस ले लो, वैल्यू निकालना है, तो देखो वैल्यू निकाल लेते हैं आप, एक प्लस लेकर माइनस ले, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का k प्लस का 3 k, और ये प्लस के 6 के साथ जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या जाऊँगा मैं -6 के साथ जाऊँगा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 2 निकलेगी, यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी -2 निकलेगी। तो अतः
के की हमने कितनी वैल्यू प्राप्त की 2, -2। तभी कह रहे थे हम कि जो हम क्षेत्रफल लेते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉइंट तो है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है, पर लेकिन क्षेत्रफल नेगेटिव गया ना, इसका मतलब है कि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ही नहीं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हो, तो ऐसा तो ही नहीं सकता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो और हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो तभी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पर लेकिन पॉइंट नेगेटिव हो सकते हैं। मान निकालने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस ले सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट था उसी को डिफाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखो अब हम यहीं तक भाई इस वीडियो में बस यहीं तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। ठीक, बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना।